हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज और हम आज आपको पढ़ाएंगे, तो देखते रहिए हमारी लगातार क्लास। और आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। पहला चैप्टर पूरा कम्प्लीटली यूट्यूब पे पढ़ा है। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और पहला चैप्टर आपको देखिए। एकदम मलाई की तरीके से, मक्खन की तरीके से आपको पढ़ाया गया है। एकदम कॉन्सेप्ट जो है ना आपके दिमाग में बस जाएगा। अरे बस नहीं तो बात छोड़ो, आपके मत्थे पर तक लिख जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले इसमें की जो डिफिनीशंस हैं और कायदे से उसको पढ़िएगा, वरना लाइन टू लाइन देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। लगातार देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट है, आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशंस है उसको हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। ये देखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ा, आधे से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक एक डेफिनेशन कायदे से बताई जाएगी इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वह है आपकी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बोले तो क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, तो एरिया वेक्टर यानी जो क्षेत्रफल सदिश होगा, हम इसको विधिवत देखेंगे कायदे से, एकदम डिटेल में। हम क्या करें, मान लिया हमारे पास एक पृष्ठ है। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है। क्या है ये एक पृष्ठ है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसको, ये पृष्ठ है। तो ये पृष्ठ जो होता है, इस पृष्ठ के लंबवत क्या होगा, ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो गया भाई, इसके लंबवत यूं, जैसे ये पृष्ठ है तो ये जैसे मेरा मार्कर है ये, तो ये पृष्ठ के लंबवत होता है एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है। क्या मान लिया, ये एक पृष्ठ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो ए क्षेत्रफल यानी ये परिमाण है। इसको क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण क्या है, ये परिमाण। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये हमारा परिमाण है। ठीक, अब ये परिमाण है। अब हम बात करेंगे इसकी दिशा की। तो दिशा देखो कैसे होगी। दिशा को क्या करना, हमने अभी आपको बताया कि पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर, यानी ये है तुम्हारा क्षेत्रफल सदिश। और इधर होता है ये एन कैप। एन कैप बोले तो ये एकांक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश कौन सा है, ये एकांक सदिश, एरिया वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है। यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो क्या होता है अब यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर आप चाहें तो इसे सिर्फ ए लिख सकते हैं। अगर ए वेक्टर आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए कैप इनटू में ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, यूनिट वेक्टर। किसका है ये, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का। ठीक, तो हमको क्षेत्रफल सदिश निकाल, अगर हम बात करते हैं कि ए कैप यानी यहाँ पे लिखा है आपका एन कैप, तो एन कैप का है। तो एन कैप देखो होता क्या है कि लिखोगे, चाहो तो लिख लो, जहाँ वेयर एन कैप बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक अनुदिश एकांक सदिश है।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ए वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन में एन कैप भी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर का फॉर्मूला बनाएं ए वेक्टर का, तो क्या निकलेगा, ए वेक्टर बराबर एन कैप मॉड ए। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है क्षेत्रफल सदिश का। तो हम यही आपको बताने वाले थे, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा पृष्ठ होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है एक वेक्टर, ठीक ना। क्षेत्रफल सदिश की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, जैसे हमारे पास ये पृष्ठ है, ये ऐसे पृष्ठ रखा है ये, तो पृष्ठ के लंबवत यूँ, इस मार्कर यूँ ऐसे होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश की दिशा। यानी क्षेत्रफल की कैसे होती है, यानी सीधी सी बात याद रखना है आपको कि पृष्ठ की दिशा के लंबवत होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ, ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको ध्यान से देख, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको आगे डेरिवेशन समझने में प्रॉब्लम्स होगी और न्यूमेरिकल लगाने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वजह से हमको ये बताना पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरी डिफिनीशन की बात करेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोले तो घनकोण। घनकोण बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, ये सारी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को जब कायदे से देखिएगा। तो देखिएगा, सॉलिड एंगल, घनकोण, क्या है ये, घनकोण। तो देख, आपने वृत्त को देखा है, ध्यान से जरा समझो। ये हमारे पास एक वृत्त बन गया, क्या बन गया, ये एक वृत्त की क्या होती है, ये सब क्या होती हैं, त्रिज्याएं हैं। ये क्या है, त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र हो गया, सेंटर हो। अब बताओ ये क्या, ये तो एक चाप है, क्या ये चाप, ये अगर आर है, ये भी आर है, तो ये क्या होगी, चाप की लंबाई हमने क्या मान ली, एल, यानी ए बी क्या है, चाप है। चाप को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आर्क, क्या कहते हैं, आर्क, और चाप की लंबाई कितनी, एल मान लिया। जरा बात को ध्यान समझें। तो क्या कहोगे, किसी वृत्त की चाप, किसी भी वृत्त की चाप, चाहे तो अब इतना हम साफ कर दें, इसे साफ कर दिया, तो किसी वृत्त की चाप गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है। क्या करती है, कोण। यहाँ पे क्या बन गया, कोण थीटा। ठीक, इस कोण को हम लोग कहते हैं समतली कोण। क्या कहते हैं, समतली कोण, इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। आंतरित को कहते हैं सबटेंड, इंग्लिश में आंतरित जो वर्ड होता है हमारा, आंतरित, इसको इंग्लिश में कहते हैं सबटेंड। ठीक है, तो बात समझ गए। फिर से जरा समझो, हमने कहा कि किसी भी वृत्त की चाप, किसी भी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है, जिसे हम लोग समतली कोण कहते हैं। यानी फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप कितनी इसकी, वैसे देखा जाए तो हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपको पता है एंगल होता है, ये आर्क है, ये रेडियस है। तो ये थीटा बराबर चाप कितनी इसकी, ए बी, और त्रिज्या कितनी इसकी है, आर। ए बी का मान कितना, एल, इसका मान कितना, आर। ये हमारा बन गया क्या है, फार्मूला। ठीक, अब क्या होता है, जो समतली जो कोण होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है मात्रक, अगर बात करें यूनिट की बात करें इसकी हम, तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन। बात समझ गए। अब जरा बात को ध्यान समझना, अगर तुमसे ये पूछ दे कि भैया एक रेडियन क्या होता है, तो देखो एक रेडियन होता कुछ नहीं है, अगर ये एल है, ये आर है, क्या है, एक ये एल है, या अगर एल आर के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो थीटा बराबर, यहाँ एल जब क्या रख सकते हो, आर अपान आर, कट गया कितना जा, एक। ठीक, तो यही एक रेडियन हो गया, बस सिंपल। डेफिनेशन कैसे बनाओगे, एक रेडियन वह कोण होता है, कि एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त की चाप त्रिज्या के बराबर केंद्र पर कोण आंतरित करते हैं, बस। यानी R = L, तो हो जाएगा
1 रेडियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा, ठीक इसी प्रकार जितना प्रोसेस हमने आपको ये समझाया, यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा सॉलिड एंगल में, घन कोण में। ठीक, ये समतली कोण था, पहले आप इसको समझिएगा। इसको समझने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं घन कोण पे। देखिएगा, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसेस में हुआ है, सेम प्रोसेस आप उसी में करेंगे। देखो, सॉलिड एंगल होना चाहिए, घन एकदम ठोस होगा है, तो गोली पृष्ठ एक बनाएंगे, ठोस होगा वो पूरा। ये हमने मान लिया क्या है, एक हमारे पास गोली पृष्ठ है। क्या है, गोली पृष्ठ। गोली को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल, और उस पृष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। ठीक, तो क्या होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वहां पे हो, तो ठीक उसी प्रकार गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ये पूरा पृष्ठ है, इसका हमने मान लिया छोटा सा अल्प भाग, हमने मान लेते हैं क्या है, छोटा सा अल्प भाग का क्षेत्रफल है। ये सेंटर है, यहाँ से खींच दिया इसको, ये ऐसे खींच दिया। ये बिंदु ओ है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है क्या, ये सब आर है। ये जॉइंट है एक ही में। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। ये एक डीए है, अल्प भाग का क्षेत्रफल में, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा। पूरा क्या है, पूरा क्षेत्रफल ए है, लेकिन अल्प भाग का क्या है, डीए है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये कोण हमारा क्या होगा, डी ओमेगा। क्या होगा, डी ओमेगा, घन कोण। ये पूरा सॉलिड है, एंगल सॉलिड है पूरा, ये ठोस भरा हुआ है। ठीक है, समझ गए क्या है, पूरा ठोस है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जरा समझो। क्या कहोगे, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उससे घन कोण कहते हैं। क्या, एक छोटा सा भाग है, अल्प भाग है, डीए है, जो ये कोण बनाएगा केंद्र पर उसे क्या कहोगे, घन कोण। क्या कहोगे, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये गोला है हमारा पूरा, तो किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ओमेगा से लिखोगे घन कोण। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भाई वहाँ डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल यानी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अल्प भाग का, तो क्या है डी ए अपान, तो त्रिज्या कितनी आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया पूरा फार्मूला। यानी जैसे क्या था वहाँ पे, जैसे क्या था, एक वृत्त होता था, अब ये इतनी क्या होती थी, ये चाप है ए बी, एल मान लिया आर, तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकलता है, कोण बराबर चाप बटे थीटा, तो एल बाय आर। सेम इसी, तो डी ओमेगा और डी ए अपान आर स्क्वायर, ये हमारा कोण है क्षेत्रफल का। अगर अब तुमसे पूछ दिया जाए, अगर ये पूछ दिया जाए कि पूरे सरफेस यानी कि पूरा संपूर्ण भाग का घन कोण कितना होगा, देखिएगा तो एल भाग का क्षेत्र, अब पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ सरफेस का क्या होता है, तो देखिएगा तो ए ओमेगा हो जाए, क्यों, क्योंकि कंप्लीट नहीं था, आधा था। पहले क्या था, सूक्ष्म कोण था डी ओमेगा, तो क्या होता, जब डी ओमेगा था तो डी ए था, अब क्या होगा पूरा, तो ए बटे आर स्क्वायर। अब ए का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना 4 पाई।
ठीक है। तो ओमेगा का मान कितना आ गया आपका 4 पाई। आप इसको याद रखिएगा, हम इसका आगे यूज करेंगे। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 4 पाई। अब देख विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये कुछ अलग नहीं कि एक विद्युत क्षेत्र का ही गुण होता है, प्रॉपर्टी से, समझ गए। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र का ही एक पार्ट होता है, यानी एक गुण होता है। ये एक पृष्ठ है, क्या है ये एक पृष्ठ, ये हमने मान लिया एक पृष्ठ है। तो क्या कहते हैं कि इस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, इस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उससे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बस यानी कि हमने क्या किया, मान लिया कि हमारे पास ये एक पृष्ठ है, क्या है ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से क्या होंगी, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये क्या है, ये विद्युत बल रेखा है, इस पृष्ठ से, ठीक, ये जितनी बल रेखाएं होंगी, ठीक, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगी उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये इसके पूरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो ए है। अब मान लिया कि यहाँ पे हमारा सा एक समतल पृष्ठ रखा है, छोटा सा टुकड़ा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा, सोना सा, बाबू सा, निकाल लिया, ये टुकड़ा है, ये छोटा सा मान लिया। इस अगर छोटा सा है तो इसके भाग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, डीए होगा, डीए होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो लिख लो चाहो तो, क्या कहोगे, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत होता है। तो एक छोटा सा भाग है, अगर हम ये कह दें कि जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए, इस डायरेक्शन में। अब ये हो गया ई, इसके बीच कोण हमने मान लिया कितना है, थीटा है। तो बात समझ गए, कितना कोण हमने मान लिया, थीटा। अब हम ये कहें कि भाई बताओ, ये तो पूरे पृष्ठ से अलग था, अगर हम कहते हैं कि इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ, ठीक। तो देखिएगा पहले नंबर में क्या लिखोगे, डी फाई, क्यों, अल्पभाग है, अल्पभाग से क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अगर संपूर्ण चाहिए तो तुम तुरंत लगा दो इंटीग्रेशन एरिया के सापेक्ष, ये इंटीग्रेशन डी को कैंसिल कर देता है, बचेगा आपके पास फाई ई, इधर क्या हो जाए इंटीग्रेशन ई, और ये हो गया डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये हमारा निकल के आ गया क्या, एक फार्मूला, आगे देखेंगे। तो ये बात समझ में आई। अब अगर हम ये बात कह दें कि ये डी ए और ई के बीच कोण कितना मेंटेन कर रहा है, थीटा, कितना मेंटेन कर रहा है, थीटा। आपको एक बात 11th में बताई गई होगी कि अगर डॉट जहाँ होता है, डॉट अगर रिप्लेस होता है तो कॉस थीटा बताया है, अगर क्रॉस रिप्लेस होता है तो वहाँ पे साइन थीटा आता है, ठीक। 11th में आप पढ़ चुके हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अगर इसके बीच कोण कितना है, थीटा, क्या है, थीटा।
तो मान लिया क्या लिखा कि ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के बीच कोण कितना है थीटा। तो देखिएगा ये क्या होएगा तुम्हारा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई वेक्टर डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। इसका मान अगर हम यहाँ पे रख दें, ये इतने का मान कहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो देखिएगा हमारा क्या सूत्र निकलेगा। जैसे रखोगे तो इंटीग्रेशन ई और कॉस थीटा यानी कि ए, तो ई डी ए कॉस थीटा। ई और कॉस थीटा कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ए एरिया के सापेक्ष डी ए, तो क्या निकल गया है ई। अब फिर इंटीग्रेशन ये ई मतलब इंटीग्रेशन डी को कैंसिल कर देगा, बचे क्या तुम्हारे पास ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब ज़रा देखेंगे आगे इसके। अब हम कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो कंडीशंस देखेंगे अब हम। देखिएगा, तो हमने फार्मूला जो पढ़ा है वो फार्मूला है, निकल के हमारे पास आया था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पॉइंट हमने इसमें मान लिया क्या कि जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो। कैसा हो, अभिलंबवत हो। ध्यान से समझना, समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो एक बात बताओ, मान लिया कि इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है आपका ई, और पृष्ठ किधर है, पृष्ठ की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर, ये पृष्ठ की सरफेस की है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा आपका एरिया वेक्टर। अब बताओ ई और ए के बीच कोण कितना है, थीटा है 0। कितना है 0। तो जब फाई ई का मान निकालोगे आप, ई बराबर ई ए कॉस 0, तो कॉस 0 मान होता है 1, तो ये आ जाएगा ई ए, यानी कि फाई ई का मान आएगा ई ए। ये हमारा पहला कंडीशन। ठीक, पहला कंडीशन अगर आपको नहीं समझ में तो जरा फिर से देखो। हमने आपको जस्ट इसके पहले जब 2 डेफिनेशन पढ़ाई थी, एक आपको पढ़ाया था एरिया वेक्टर और एक आपको पढ़ा था सॉलिड एंगल। तो जो एरिया वेक्टर में क्षेत्रफल की दिशा जो हम बताई थी, हमने आपको ये बताया था कि पृष्ठ के लंबवत होता है एरिया वेक्टर। अगर ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत ऐसे होता है एरिया वेक्टर। ठीक, अब ज़रा समझो, अगर ये नहीं है तो फिर से ज़रा समझिएगा। देखिए, हमने ये कहा कि भैया समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यानी अगर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो गया तो पृष्ठ की दिशा इस डायरेक्शन में होगा, और पृष्ठ की दिशा के लंबवत होता है एरिया वेक्टर। तो ये ए हो गया, ये ई हो गया। अब थीटा तो क्या है इनके बीच, 0 है। ये हम कहना चाह रहे थे। आई होप आपको अब समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। कैसा हो, समांतर हो। अब बताओ, जब समांतर होगा जरा समझो। हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र हो गया इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, जब विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हुआ और पृष्ठ की भी दिशा किधर है, इस डायरेक्शन में, पृष्ठ की दिशा हो गई सरफेस की। एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होता है, ये होगा ए। अब बताओ एरिया और ई के बीच कोण कितना है, थीटा 90 डिग्री। तो जैसे ही आप रखेंगे 90 डिग्री, फाई ई बराबर ई ए कॉस 90
क्या बन जाएगा 0, तो फाई क्या होगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे देखेंगे। आगे क्या देखना है, इसके हम मात्रक की बात करते हैं, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं इसको। तो फाई बराबर क्या सूत्र निकला, ई ए। ई विद्युत क्षेत्र का आपका मात्रक पता है, विद्युत क्षेत्र आपको पीछे पढ़ाया था। ई बराबर F/Q0, बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पे आप रख दीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम इंटू इसका मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यह इसका मात्रक आ गया। अब इसकी विमा की बात करेंगे। बल की विमा जो होती है आपकी mL/T-2 होती है। कूलाम की क्यों बराबर IT होता है, तो AT होती है। ठीक, बाकी सबको पता है। तो विमा क्या आ जाएगी, बल की कितनी mL/T-2 इंटू में क्या है मीटर, तो 2 बार होगा L² बट्टे A इंटू में T हो जाएगा। ठीक, हल करो क्या निकल के आएगा, L 2 मिलकर 1 3 हो गया, तो mL² नहीं L3 हो जाएगा। T 1 2 ऊपर माइनस, ये भी ऊपर जाए माइनस, तो T-3 हो गया, A-1 हो गया। ये आपकी क्या आ गई विमा। ये आपका कंप्लीट हो गया विद्युत फ्लक्स। आगे देखेंगे।